आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। और जिस तरह कि इसके नाम से ज़ाहिर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी इरिटेबल जो होता है इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन। तो ये बीमारी भी कुछ इसी किस्म की है कि ये मरीज़ को बिल्कुल चिड़चिड़ा बना देती है। मरीज़ जो है वो इस तकलीफ़ की वजह से जो है वो ना कहीं जा सकता है, ना वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे सकता है, वर्क प्लेस पे नहीं जा सकता। अगर बच्चों को हो तो वो जो है स्कूल नहीं जा सकते, कहीं बाहर जाने से जो है कतराते हैं। अगर किसी का कोई बाहर आउटिंग का मूड हो तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वजह यही होती है कि उसको IBS का मसला होता है। और IBS में होता क्या है? IBS में मरीज़ जो है उसको आंतों के हवाले से हर वक्त प्रॉब्लम लगी रहती है, क्योंकि इसका ताल्लुक आंतों से है। तो ये गट एक्सेस होता है जो ब्रेन के साथ इसका एक्सेस होता है, और आंतें जो हैं इनमें जो है चिड़चिड़ापन सा एक तरह सा आ जाता है, यानी कि एंग्जाइटी की कंडीशन होती है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है हर वक्त बेचैन रहता है। उसको बार बार जो है हाजत महसूस होती है, उसको बार बार वॉशरूम जाने की तलब होती है। अगर वो कुछ थोड़ी सी खुराक कर ले या कुछ खा ले तो फ़ौरन जो है उसके पेट में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसको फ़ौरन वॉशरूम भागना पड़ता है। तो ये बीमारी जो है ये बिल्कुल ज़िंदगी को पलट के रख देती है, यानी कि इंसान जो है, मरीज़ जो है, वो कोई काम भी सही तरीके से नहीं कर सकता। उसके अलावा इसमें एक मसला ये भी होता है कि जितना मरीज़ इस चीज़ के बारे में सोचता है कि उसको ये कंडीशन है तो वो ये खा नहीं सकता या वो बाहर जा नहीं सकता, तो वो मरीज़ में और ज़्यादा चिड़चिड़ापन जो है और बेचैनी जो है वो पैदा करता है, जिसकी वजह से बीमारी मज़ीद बिगड़ती रहती है। कुछ बात करते हैं इस बीमारी की बुनियादी वजूहात के हवाले से कि ये क्यों होती है। वैसे तो साइंटिस्ट ने अभी तक यही इसमें डिस्कवर किया है कि इसकी कोई स्पेसिफ़िक काज नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन के साथ है। ये गट और ब्रेन एक्सेस होता है, यानी कि आप किसी छोटी छोटी चीज़ों पे जो है उनको लेके जब टेंशन लेते हैं या उसकी वजह से बेचैनी पैदा होती है या आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ होता है, तो ये बीमारी इस किस्म की कंडीशन में जो है मरीज़ को लाहक होती है, और मरीज़ को मज़ीद इसमें सोच विचार करने की वजह से ये मज़ीद बढ़ती रहती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली वो ऐसा कम होता है। मेन जो 3 चीज़ें इसमें देखने में आती हैं जिन किस्म के लोगों को ये होती है, उसमें एंग्जाइटी जिन लोगों को जो होती है वो लोग इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। डिप्रेशन में जो लोग मुब्तला होते हैं उनको ये अक्सर बीमारी लाहक होती है। और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जो होती है, यानी ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होती है, हर वक्त थके रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है उनमें, और खुराक करके अक्सर वहीं पे जो है सुस्ती के जैसे लेट जाते हैं, क्योंकि काम करने को दिल नहीं करता। इस किस्म के लोगों में अक्सर ये देखने में आती है। इस बीमारी में अक्सर ये होता है कि कभी कभार ये शिद्दत से नमूदार होती है। पेशेंट जो है अचानक परेशान हो जाता है कि ये उसको किस किस्म का मसला लाहक हो गया है, थोड़ी देर बाद उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है। और कभी कभार जो है ये पेशेंट में स्लोली डेवलप करती है, फेजेस में, आहिस्ता आहिस्ता उसको कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ये है कि उसकी बीमारी पकड़ी नहीं जा रही होती, उसको खुद कुछ इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होती है कि उसको क्या लाहक है, उसको क्या मर्ज़ लाहक है। लेकिन थोड़ी सी बेचैनी की वजह से उसको फ़ौरन जो है पेट में मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं। IBS की बेसिकली 2 अक़साम होती हैं, एक IBS-D होती है और एक IBS-C होती है। IBS-D जो होती है इसमें नॉर्मली जो है पेट जो होता है पेशेंट का वो हर वक्त लूज़ रहता है, उसको लूज़ मोशन होते हैं, कोई भी खुराक करता है उसके बाद उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, लूज़ मोशन होते हैं। और जो दूसरी इसकी टाइप है IBS-C, उसमें ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कब्ज़ होता है मरीज़ को, उसको 2-2 3-3 दिन तक जो है वो हाजत नहीं होती, वो कोई भी खुराक वगैरह करता है, एक तो वो हज़म नहीं होती, दूसरा उसको इसकी वजह से खुराक करने को दिल भी नहीं करता। इस बीमारी के हवाले से खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि आपके मौलिद जो होते हैं वो आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं। इसमें इस किस्म की चीज़ें जो एसिडिक हों, जो स्पाइसी फूड हों, दालें जो हैं वो भी इसको ट्रिगर करती हैं। कैफ़ीन जो है, चाय हो गई या इस किस्म की चीज़ें हो गई, कॉफ़ी हो गई, वाटरमेलन्स हो गया फ्रूट में, या दूसरी चीज़ें जो फ्रूट में होती हैं, एप्पल्स वगैरह हो गए। कभी कभार ये भी देखा गया है कि दही या योगर्ट जो होता है वो कुछ लोगों को इरिटेट करता है, लेकिन कुछ लोगों को क्योंकि प्रोबायोटिक है तो उनके लिए कभी कभार फ़ायदेमंद भी होता है। तो ये आपके मालिक जो हैं वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस शख्स को ये मर्ज़ लाहक हो उसको ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि वो एक डायरी में या अपने पास इस किस्म की चीज़ों का ख्याल रखे या सेव कर ले, लिख ले कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको खाने से उसको ये तकलीफ़ जो है वो बढ़ती है। तो मरीज़ जो होता है वो ख़ुद मुनासिब तरीके से अपने आप को इसमें मेंटेन
मेंटेन कर सकता है। अब आ जाते हैं कि होम्योपैथिक जो है उसमें इसका तरीका इलाज क्या है। तो होम्योपैथी में इसका बड़ा बेहतरीन तरीका इलाज है और IBS के बहुत से ऐसे केसेस जो हैं वो होम्योपैथिक में ठीक हो चुके हैं। हमारे पास टेस्टोमिनीज भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको कुछ चीज़ें मालिज जो है आपका बताता है कि मेडिसिन के साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर जिस तरह जिक्र किया गया, कुछ फूड्स वगैरह होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ वो बेसिलिनम है। बेसिलिनम की कुछ हाई डोजेज जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है आपके मालिज आपको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बेसिलिनम जो है वो इंटेस्टाइनल रीजन यानी आंतों की बीमारियों में बड़ा बेहतरीन काम करती है। और ख़ासकर IBS के पेशेंट जो होते हैं या ऐसे मरीज़ जिनको अक्सर लूज़ मोशन लगा रहता है उनके लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। इसी तरह एक और दवा है होम्योपैथिक में एलोज़। एलोज़ जो है एलोज़ 200 में ख़ासकर 200 ताकत में ये मरीज़ को बहुत जो उसके मैदे में या उसकी जो आंतों में डिस्कम्फर्ट होता है उसको ख़त्म करती है और उसको एक रिलैक्स करती है मरीज़ को, यानी कि वो जो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके आंतों में हलचल लगी रहती है उसको एलोज़ जो है वो ठीक करती है। एलोज़ 200 में नॉर्मली इस्तेमाल करवाई जाती है। जिन पेशेंट को इस बीमारी में मरोड़ होते हैं यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको वॉशरूम जाना पड़ता है मरोड़ की वजह से, उनके लिए मर्कार जो है वो बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इस बीमारी का एक और सिम्टम है जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, यानी पेट में रियाह सा बन जाता है और पेट जो है वो मरीज़ को ऐसा लगता है कि जैसे पेट फूल गया उसका फ़ौरन एकदम। उसमें जो है एस्कुलेस हिप बड़ा बेहतरीन काम करती है, वो हम इसमें 30 ताकत में 3 टाइम इस्तेमाल करवाते हैं। आम तौर पे IBS की कंडीशंस में ये मेडिसिन तो नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं, लेकिन होम्योपैथी में अलामात को मद्देनज़र रखते हुए भी मेडिसिन दी जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने मालिज से इस हवाले से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि वही आपको सही तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा एहतियाती तदाबीर की। जिन लोगों को IBS का मसला होता है उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लेनी चाहिए। एक तो ये है कि छोटी छोटी बातों पे एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं उनको ज़रा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। जितनी ज़्यादा वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो इन चीज़ों से जो है दूर रहते हैं, उनको एंग्जाइटी का मसला कम रहता है, छोटी छोटी बातों पे उनकी सोच विचार नहीं रहती। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है कि खुराक के हवाले से जो डेयरी फ्रूट्स होते हैं, ऐसे फूड जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो फ़ौरन ट्रिगर करती है आपको तो उसको अपने पास आप नोट कर लें, या आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। वीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें मखसूस चीज़ें होती हैं जो कि मरीज़ को कुछ को जो है सूद करती हैं और कुछ को जो है सूद नहीं करती, तो वो मरीज़ अपने हिसाब से बता सकता है। लेकिन फ्राइड चीज़ें यानी तली हुई चीज़ें और बेकरी के जो आइटम्स होते हैं इनको अवॉइड करना चाहिए।